और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है छत्तीसगढ़ के सूरजपुर डीएम केस से जुड़ी। बाल अधिकार आयोग ने इस पूरे मामले में अब नोटिस जारी किया है और एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। एनसीपीसीआर की ओर से इस मामले में जिक्र किया गया है कि एफआईआर दर्ज किया जाए। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की ओर से इस पर अब संज्ञान लिया गया है और एफआईआर तक दर्ज करने की मांग की गई है। सूरजपुर के डीएम पर यह आरोप लगा था कि बिला वजह एक बाहर निकले युवक के साथ मारपीट की गई, उनका मोबाइल सड़क पर पटक कर तोड़ दिया गया था। बताया ये भी जा रहा है कि अब इस मामले में उसे नाबालिग मानते हुए एनसीपीसीआर ने संज्ञान लिया है और एफआईआर तक दर्ज करने की मांग की गई है। सूरजपुर के डीएम को नोटिस भी आयोग की ओर से जारी किया गया है। बाल अधिकार संरक्षण का यह मामला मान करके नोटिस जारी किया गया है छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के डीएम को। उनकी यह हरकत सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। आदित्य राय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। आदित्य, एफआईआर दर्ज करने की अब मांग की गई है आईसीपीसीआर की ओर से, एनसीपीसीआर ने यह मांग की है। किस तरह की कार्रवाई अब आगे बढ़ती दिख रही है? जी, अभी जो है कि एक नोटिस नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट का छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ सिन्हा को मिला है। इस नोटिस में उल्लेख किया गया है कि जो सूरजपुर के पूर्व डीएम थे, उन्होंने एक बच्चे के साथ जो है कि उसकी पिटाई की, उसे शारीरिक हानि पहुंचाई, जिसके चलते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव इन आईएएस अधिकारी के खिलाफ उस बच्चे को जो हानि पहुंचाई गई है शारीरिक, उस पर एक एफआईआर दर्ज करवाए। ये नोटिस अभी प्रशांत जो है वो छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को भेजा गया है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की तरफ से। क्या इस मामले पर यह स्थिति भी साफ हो पाई है कि जो डीएम अपनी दलील दे रहे थे वीडियो के जरिए माफी मांगते हुए कि वो कोई 13-14 साल का बालक नहीं बल्कि वो 23-24 साल का युवक है, क्या वो स्थिति साफ की गई है कोई आधिकारिक तौर पर? जी देखिए, ये पहले तो बात आ रही थी कि ये जो जिस युवक को जो है कि थप्पड़ मारा गया वो जो है कि वो चाइल्ड है, लेकिन अभी स्थिति ऐसी सामने आई है प्रशांत कि वो युवक है, वो जो है कि युवक है और करीब 20 से 21 उसकी जो है आयु जो है वो है। ये स्थिति अभी क्लियर हो गई है कि वो बच्चा नहीं है, लेकिन शुरुआत से जो है कि ये चीजें चल रही थी मीडिया में भी और ऐसा बताया जा रहा था कि बच्चे को जो है वो थप्पड़ चढ़ा है, तो 20 से 21 वर्ष इस युवक की आयु है। जी प्रशांत, और देखना यह कि अब किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ती है, क्या जवाब दिया जा सकता है। लेकिन अब इस पर और आगे कार्रवाई की मांग भी की गई है एनसीपीसीआर की ओर से। न्यूज 18 पर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के जिलाधिकारी रणवीर शर्मा पर लोगों से बदसलूकी की खबर दिखाए जाने के बाद इसका बड़ा असर भी हुआ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर रणवीर शर्मा को उनके पद से हटा दिया। उन्हें अब मंत्रालय में संयुक्त सचिव पद पर भेज दिया गया है और यह कार्रवाई तब करनी पड़ी जब यह वीडियो वायरल हुआ। न्यूज 18 पर यह खबर दिखाई गई। आरोप यह लगा सूरजपुर के डीएम पर कि बिला वजह वहां से गुजरने वालों के साथ बदसलूकी हुई, जबकि उस युवक ने बताया कि वो बहुत जरूरी काम से यानी कि दवा लेने के लिए बाहर निकला हुआ था, लेकिन उसकी दलीलों को बगैर एक्सेप्ट किए उससे पीटा गया, उसका मोबाइल छीन करके सड़क पर पटक दिया गया। डीएम पर अब एनसीपीसीआर ने भी नोटिस जारी किया है। एफआईआर दर्ज करने की मांग छत्तीसगढ़ सरकार से की। पुलिस वालों से भी इस युवक को पिटवाने का आरोप लगा है। पहले तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर रणवीर शर्मा को आदेश दिया, उनके पद से हटाया। उन्होंने पीड़ित युवक को नया मोबाइल फोन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। न्यूज 18 ने दिखाया कि किस तरह से सूरजपुर के कलेक्टर युवक को थप्पड़ मारने के साथ साथ उसका मोबाइल फोन भी सड़क पर पटक देते हैं, तोड़ देते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट किया गया इस बारे में और कार्रवाई की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सूरजपुर में कलेक्टर द्वारा नवयुवक के साथ दुर्व्यवहार के दौरान नवयुवक के क्षतिग्रस्त मोबाइल की प्रतिपूर्ति के रूप में उस नवयुवक को नया मोबाइल फोन उपलब्ध करवाया जाए। सर, मेरी दादी एडमिट है कोविड में हॉस्पिटल में, तो मैं वहाँ गया था उनके लिए खाना लेके और उनका ब्लड टेस्ट करवाना था, तो लैब वाले भैया को भी उधरी से लेते गया था।
वो फिर सिस्टर से हम लोग वो सैंपल निकलवाए ब्लड का, फिर वो भैया लेके आए, हम खाना दे के आया, फिर वो हम दोनों आए लैब में, फिर लैब में मैं पैसा वैसा जमा किया जितना भी उसका हो रहा था, फिर वहाँ से मैं अपना रिसीव लेके वापस आ रहा था। तो फिर इतना मैं वहाँ पे रुकवाए, बोले कहाँ घूम रहे हो, मैं पर्ची निकाल ही रहा था कि इतना में मेरे को एक डंडा मारे। फिर मैं कलेक्टर साहब को दिखाने गया तो फिर इधर से आए, बोले ठीक है जाओ, फिर मेरे को बुलाए, फिर उनको पता नहीं क्या लगा, मेरा मोबाइल लेके पटक दिए ज़ोर से, और फिर मेरे को एक झापड़ भी मार दिए, और फिर पुलिस वालों से भी पिटवाने लग गए और बोले इसके ऊपर FIR करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जो भी प्रशासन करे सर, अब कोई छोटा अधिकारी गलती करता है तो हम तो उससे ऊपर वाले अधिकारी के पास जाते हैं कि सर ये गलती हुआ है, इनसे हमको ये हमारे साथ अन्याय हुआ है। अब ये तो पूरे जिला के जो मालिक हैं, सबसे प्रमुख हैं, वही ऐसा कर रहे हैं, हम किसके पास जाएँ? तो असमर्थ हैं किसी के पास भी जाने में, किसके पास जाके क्या बोलें बताइए। तो पीड़ित युवक ने भी अपना पक्ष रखा, दलील दी, और डीएम ने भी, लेकिन कार्रवाई तो डीएम पर हुई है, लेकिन कार्रवाई आगे भी हो सकती है क्योंकि अब नोटिस भी जारी होने वाला है और बाल अधिकारों का हनन इसे मानते हुए संस्थान की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया है। बाल अधिकार आयोग की ओर से यह नोटिस जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार से मांग की गई है कि इस तरह के दुर्व्यवहार पर डीएम पर FIR दर्ज हो। छत्तीसगढ़ में बेकाबू कोरोना को काबू करने के लिए पुलिस और प्रशासन की ऐसी हरकत पर सवाल खड़े होने लगे हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कलेक्टर खुद जिस तरह जरूरी काम से आने वाले की पिटाई करते दिखाई दिए, उसे गुंडागर्दी कहा जा रहा है। सूरजपुर के कलेक्टर रणवीर शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो दवा के लिए घर से बाहर निकले एक लड़के का मोबाइल फोन छीनते हैं, जमीन पर पटक कर तोड़ देते हैं, साथ ही उस युवक को थप्पड़ भी मारते हैं, पुलिस वालों से पिटवाते भी नजर आते हैं। इस मामले ने तूल पकड़ा और इसके बाद उन्हें माफी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि माफी मांगने के बावजूद राज्य सरकार ने उनका तबादला कर दिया, उन पर कार्रवाई की। सूरजपुर के डीएम की हनक देखिए। दादी को दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग घर में रहा, इसीलिए नहीं ये पहले फोन तोड़ा, फिर मारा थप्पड़। नहीं ये पुलिस वालों से कहा मारो। जाते जाते बोले इस पर FIR करो। ये रिकॉर्ड कर रहा है। कहाँ रिकॉर्ड किया मैं? फोटो दिखा भगवान की कसम रिकॉर्ड नहीं किया। तो भैया कहाँ गए? पद का गुमान, हाकिम होने का अहंकार, खुद के सर्वशक्तिमान होने का भ्रम पालने वाले ऐसे ही होते हैं। जैसा सूरजपुर का ये कलेक्टर है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर है, ये सच है। सच ये भी है कि छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन है। सच ये भी है कि कोरोना को मात देने के लिए इस लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराना जरूरी है। लेकिन क्या इसका मतलब ये हो जाता है कि जरूरी काम से घर से निकलने वालों के मोबाइल फोन छीनकर तोड़ दें, उन्हें थप्पड़ मारें, उन पर लाठी डंडे से हमले करवाएं? क्या परिवार के किसी बीमार सदस्य के लिए दवाई लेने जाना गुनाह है? क्या दवाई का पर्चा दिखाने के बावजूद किसी की पिटाई जायज है? आपका जवाब भले ही ना हो, लेकिन सूरजपुर के कलेक्टर को अपने ओहदे ने इस कदर अंधा बना दिया कि उन्हें जायज ही लगता है। यकीन नहीं होता है तो इस पूरे घटनाक्रम की तस्वीर फिर से देखिए और इस कलेक्टर के रुतबे से टपकने वाले हनक को महसूस कीजिए। दादी को दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग घर में रहा, इसीलिए नहीं ये भगवान आपके सामने ये रिकॉर्ड कर रहा है। कहाँ रिकॉर्ड किया मैं? फोटो दिखा भगवान
भगवान की कसम है बोल दिया वो भैया कहाँ गए वो भैया बताया गया कि वीडियो में नजर आने वाला ये लड़का दादी की दवाई और टेस्ट की रिपोर्ट लेने घर से निकला था। तभी सड़क पर लॉकडाउन का जायजा लेने निकले कलेक्टर साहब के अमले ने इसे रोक लिया। बाइक से उतरते ही पहले डंडे से स्वागत हुआ और फिर पर्चा दिखाने के बावजूद चालान कटवाने का फरमान आ गया। लड़के का दावा है कि जब घर से निकलने की वाजिब वजह बताने के लिए वो कलेक्टर रणवीर शर्मा के पास पहुंचा तो उन्हें फोन में पूरा वाकया रिकॉर्ड करने का शक हुआ और ऐसा शक होते ही गाड़ी की तरफ बढ़ते कलेक्टर लौटे और उनका गुस्सा फूट पड़ा। कौन सा टेस्ट कराने गए थे? वैसे वो दादी का दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग घर से बाहर, इसीलिए नहीं ये मेरी दादी एडमिट है कोविड में हॉस्पिटल में, तो मैं वहाँ गया था उनके लिए खाना लेके और उनका ब्लड टेस्ट करवाना था, तो लैब वाले भैया को भी उधर से लेते गया था। वो फिर सिस्टर से हम लोग वो सैंपल निकलवाए ब्लड का, फिर वो भैया लेके आए, मैं खाना दे के आया, फिर वो हम दोनों आए लैब में, फिर लैब में मैं पैसा वैसा जमा किया जितना भी उसका हो रहा था, फिर वहाँ से मैं अपना रिसीव लेके वापस आ रहा था। तो फिर इतना मैं वहाँ पे रुकवाए, बोले कहाँ घूम रहे हो, मैं पर्ची निकाल ही रहा था कि इतना में मेरे को एक डंडा मारे। फिर मैं कलेक्टर साहब को दिखाने गया तो फिर इधर से आए, बोले ठीक है जाओ, फिर मेरे को बुलाए, फिर उनको पता नहीं क्या लगा, मेरा मोबाइल लेके पटक दिए ज़ोर से और फिर मेरे को एक झापड़ भी मार दिए और फिर पुलिस वालों से भी पिटवाने लग गए और बोले इसके ऊपर FIR करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जो भी प्रशासन करे सर, अब कोई छोटा अधिकारी गलती करता है तो हम तो उससे ऊपर वाले अधिकारी के पास जाते हैं कि सर ये गलती हुआ है, इनसे हमको ये हमारे साथ अन्याय हुआ है। अब ये तो पूरे जिला के जो मालिक हैं, सबसे प्रमुख हैं, वही ऐसा कर रहे हैं, हम किसके पास जाए? तो असमर्थ हैं किसी के पास भी जाने में, किसके पास जाके क्या बोलें बताइए। कलेक्टर के रुतबे के बेजा इस्तेमाल का ये वीडियो कुछ ही देर में वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर कलेक्टर रणवीर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई। ट्विटर पर तो कलेक्टर को सस्पेंड करने की मांग ट्रेंड करने लगा। इस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। बात बिगड़ती देख कलेक्टर को देर रात माफीनामा जारी करना पड़ा और कहना पड़ा कि अपनी करतूत के लिए वो शर्मिंदा है। हालांकि ऐसी हरकत के लिए उन्होंने जो दलीलें दी वो तस्वीरों से मेल नहीं खाती। जिन व्यक्ति का वो वीडियो है वो बाइक के ऊपर जो है वो जा रहे थे और मैं उस समय वहाँ मौजूद था। हमने जब पुलिस वालों ने और हमने जब उनको रोका तो वो रुके नहीं और हमें चोट लगने का डर था। जब उनको रोका गया तो उन्होंने कहा कि मैं वैक्सीनेशन लगवाने जा रहा हूँ। उन्होंने एक पर्ची दिखाई जो वैक्सीनेशन से संबंधित नहीं थी। बाद में वो बोले कि मेरी दादी जी को मैं देखने जा रहा हूँ। उन्होंने बदतमीज़ी की। मैंने आवेश में आके उनको एक चाटा मार दिया। मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने इस व्यवहार के लिए। अपने माफीनामे के अंत में रणवीर शर्मा ये दावा भी करते दिखे कि वीडियो में नजर आने वाले जिस लड़के को 13 साल का बताया जा रहा है वो करीब 24 साल का है। सवाल उठता है कि उसके बालिग या नाबालिग होने से कलेक्टर की हरकत को सही कैसे ठहराया जा सकता है। कलेक्टर की बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो गया कि इस पर छत्तीसगढ़ के लोक गायक राकेश तिवारी ने एक गाना तक बना दिया। अब वो वायरल भी हो रहा है। काबर मारे रे कलेक्टर निर्दोष जनताला, तै काबर मारे रे कलेक्टर निर्दोष जनताला, तै काबर मारे रे कलेक्टर निर्दोष जनताला। जनता बड़े होथे जिला साहेब, जनता बड़े होथे जिला साहेब, नहीं जाने एला तै बड़ा गुस्सा वाले साहेब, नहीं जाने एला तै बड़ा गुस्सा वाले साहेब। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के कलेक्टर की बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद
उन पर गाज भी गिरी। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने कलेक्टर रणवीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। कलेक्टर के व्यवहार की वजह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्विटर पर पीड़ित लड़के और उनके परिजनों से खेद भी जताया। आईएएस एसोसिएशन ने भी पूरी घटना की निंदा की। इस मामले ने अब सियासी तूल भी पकड़ लिया है। डीएम के साथ इस पूरी घटना में शामिल एसडीएम प्रकाश सिंह राजपूत का भी एक वीडियो वायरल हुआ है। बदसलूकी के आरोपी डीएम पर कार्रवाई। मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से हटाया। डीएम की बदसलूकी पर सियासी बयानबाजी शुरू। एसडीएम की बदसलूकी का भी वीडियो वायरल। सड़क पर लॉकडाउन का पालन कराने निकले सूरजपुर के डीएम के वायरल वीडियो के बाद हंगामा तो होना तय था, और हुआ भी। एक लड़के का मोबाइल फोन पटकने और उसे थप्पड़ मारने के बाद पुलिस से पिटवाने की तस्वीरें सामने आई तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मामले ने तूल पकड़ा तो पूरा वाकया सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग शुरू हो गई। दबाव बढ़ा तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ट्विटर पर ही कार्रवाई का ऐलान करना पड़ा। भूपेश बघेल ने ट्वीट किया, सोशल मीडिया के माध्यम से सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा द्वारा एक नवयुवक से दुर्व्यवहार का मामला मेरे संज्ञान में आया है। ये बेहद दुखद और निंदनीय है। छत्तीसगढ़ में इस तरह का कोई कृत्य कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर रणवीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं। किसी भी अधिकारी का शासकीय जीवन में इस तरह का आचरण स्वीकार्य नहीं है। इस घटना से क्षुब्ध हूं। मैं नवयुवक और उसके परिजनों से खेद व्यक्त करता हूं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया सामने आती उससे पहले इस घटना पर आईएएस एसोसिएशन का रुख सामने आ चुका था। आईएएस एसोसिएशन ने सूरजपुर के कलेक्टर के व्यवहार की निंदा की और इसे कोरोना के इस कठिन वक्त में किसी भी हालात में कबूल करने लायक नहीं माना। इस मामले ने जब तूल पकड़ा तो बीजेपी को भी सरकार पर हमले का मौका मिल गया। बताया जाता है कि सूरजपुर के कलेक्टर रणवीर शर्मा जब 2015 में कांकेर के एसडीएम थे तब उन पर एक पटवारी से घूस लेने का आरोप लगा था। उस वक्त एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन पर कार्रवाई की थी, जिसके बाद उनका तबादला रायपुर कर दिया गया था। उस घटना से मौजूदा वाकये को जोड़कर बीजेपी ने राज्य सरकार पर हल्ला बोल दिया। बड़ा आश्चर्य होता है कि प्रदेश की चुनी हुई कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरे मामले में जिस तरीके से खामोश रहती है और इस तरीके से गुंडागर्दी करने वाले, मनमानी करने वाले अधिकारियों को जब बचाती है, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यजनक बात है। पूरे जिलों को ठेके में ऐसे अधिकारियों को दे दिया गया है। अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, वसूली का एक बड़ा सिंडिकेट प्रदेश में कार्य कर रहा है। इसलिए सरकार ऐसे लोग पे सीधी कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार पूरी तरह से इनको बचाने की मुद्रा में है, जो कि बिल्कुल ही प्रदेश के हित में नहीं है। एक आदिवासी जिला जो कि सूरजपुर है, वहाँ पे इस तरीके से ऐसे अधिकारी के हाथ में जिले को सौंपा जाता है जो पहले से ही कमीशनखोरी में रंगे हाथ पकड़ा गया हो। जिस वीडियो को लेकर छत्तीसगढ़ में इतना बवाल मचा है वो इकलौती घटना नहीं। इस लड़के से पहले भी कई लोगों पर कलेक्टर का गुस्सा फूट चुका है। कलेक्टर रणवीर शर्मा की मौजूदगी में और उनके आदेश पर बिना कोई दलील सुने आने जाने वालों की पिटाई की जा रही थी। कलेक्टर के व्यवहार से अफरा तफरी का ऐसा माहौल बना कि अस्पताल में काम करने के लिए ड्यूटी पर जाने वाले तक की घिग्गी बन गई। हालांकि आदमी अपनी बात कह किसी तरह पिटाई से तो बच गया। ड्यूटी लगाए मेरा कोविड में। लेकिन लॉकडाउन में जरूरी काम से घर के बाहर निकलने की छूट के बावजूद कुछ लोग इतने किस्मत वाले नहीं रहे। कलेक्टर के साथ मौके पर मौजूद सूरजपुर के भैयाथान के एसडीएम भी खुद को कड़क अफसर साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। जो कलेक्टर रणवीर शर्मा की नजर से बच जाता, वो एसडीएम प्रकाश सिंह राजपूत की नजरों से नहीं बच पाता। फिर तो पिटाई के साथ कान पकड़कर उठक बैठक की नौबत तक आ गई।
यानी जनता की सेवा की कसम लेकर पद पाने वाले 2 अफसरों ने खुद को शर्मसार करने के लिए जुगलबंदी कर ली थी। रणवीर शर्मा को तो तत्काल प्रभाव से मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर भेज दिया गया, लेकिन एसडीएम प्रकाश सिंह राजपूत पर लंबे समय तक सरकार और विभाग की चुप्पी से लोग हैरान दिखे। बच्चों में कोरोना का खतरा कितना बड़ा है, कैसे बच्चों को कोरोना से बचा सकते हैं, और अगर बच्चे कोरोना की चपेट में आ भी जाएं तो उनका ध्यान कैसे रखा जाए, इन सभी सवालों को लेकर सीनियर पीडियाट्रिशियन से हमारी सहयोगी जसप्रीत कौर ने बातचीत की। बच्चों में कोरोना के खतरे से जुड़े हर सवाल के जवाब के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर अशोक गुप्ता और डॉक्टर सुमित चक्रवर्ती। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया में। डॉक्टर सुमित, मेरा पहला सवाल आपसे है कि क्या तीसरी लहर में बच्चे कोरोना के निशाने पर ज्यादा होंगे? ऐसा है कि बच्चे तो फर्स्ट वेव ट्रेंड देखें, फर्स्ट वेव का जो था 2% था, सेकेंड वेव में 12% बच्चे इफेक्टिव हुए, थर्ड वेव में और ज्यादा होंगे। जितना बच्चे बाहर निकलेंगे, एक्सपोज होंगे, उनको उतना ज्यादा चांसेस ऑफ हैविंग कोविड इन्फेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि थर्ड वेव में वायरस स्पेसिफिकली बच्चों पर अटैक करेगी, इट इज गोइंग टू अटैक एवरीवन, जो उसके सामने आएगा उसको इन्फेक्शन करेगी। सिर्फ ये है कि हम बड़े एडल्ट जो हैं 18 एंड अबव को हम वैक्सीनेट कर चुके होंगे तो वो रिलेटिवली सेफ होंगे। बच्चे ससेप्टेबल होस्ट रहेंगे, वायरस ने तो नहीं अटैक करना है, तो जो उनको ससेप्टेबल होस्ट दिखेगा वायरस को, उसको वो पकड़ लेंगे। इसलिए बच्चों में डेफिनेटली वी एंटिसिपेट कि ज्यादा चांसेस हैं कि बच्चे ज्यादा पकड़ में आएंगे नेक्स्ट वेव में। ठीक है डॉक्टर अशोक, मेरा अगला सवाल आपसे है और जम्मू से हमारे दर्शक ने ये सवाल आपसे पूछा है। मेरा नाम अनुराधा है, मैं जम्मू से बात कर रही हूँ। मेरा बेटा 13 साल का है और जो कोरोना वायरस की थर्ड वेव जो आने वाली है वो बच्चों पे ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि हमें इसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम रागिनी है, मैं अयोध्या से हूँ। मेरा 8 साल का बेटा है। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहती हूँ कि कोरोना की तीसरी लहर, जैसा कि हम सब सुन रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा घातक है, तो अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए क्या एहतियात बरतें? आज जैसा इन लोगों का आपका सोचना है वो बिल्कुल सही है कि आज की तारीख में ये आज हमारे दिमाग में सबकी संभावना है कि तीसरी वेव जब भी आएगी वो वेव बच्चों के लिए ज़्यादा घातक होगी। और बच्चों को बचाव करने के लिए एक चीज़ जो समझ में सबको आई है कि बच्चों को संक्रमण अडल्ट से ही मिल सकता है, क्योंकि वो ही ज़्यादा इन्फेक्टिव होते हैं। चाइल्ड टू चाइल्ड ट्रांसमिशन क्वान्टिटेटिवली कम होता है, केवल 40% पॉसिबिलिटी होती है कि बच्चे से दूसरे बच्चे को संक्रमण हो। तो ये कि हमको अडल्ट्स को ध्यान रखना होगा कि हम अपने घर में संक्रमण लेके ना आए। कारण ये है कि अब तक जो भी स्थिति रही है लॉकडाउन में, बच्चे ही सबसे ज्यादा घरों में रहे, उनकी स्कूलें बंद रही हैं, उनका मूवमेंट कम रहा है। तो आने वाले समय में भी उनका जो संक्रमण अगर होने की संभावना रहेगी वो आपके अपने परिवार के सदस्य या अपने घर में आने वाले सदस्यों से रहेगी। उन लोगों को चाहिए कि वहाँ एक अपना टीकाकरण करा के रखें ताकि उनको संक्रमण न लगे। दूसरी चीज, घर में 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखें कि वो हाथ को बराबर सैनिटाइज करें, या वो सारी सरफेसेस जहाँ हाथ छूना बार बार पड़ता है उस एरिया को या उस सरफेस को सैनिटाइज करके रखें। तीसरी चीज, बच्चों अपना मास्क का उपयोग करें और साथ ही साथ सेफ डिस्टेंसेस, जब भी कभी बाहर जाएं तो लोगों से बराबर एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें ताकि वो संक्रमित ना हो। संक्रमित नहीं होंगे तो घर में संक्रमण नहीं लाएंगे। इसके अलावा आप चाहेंगे कि आपको बच्चों को एक तो पोषण अच्छा दें, खास तौर से ये है कि उनको ताज़ा फल और ताज़ा सब्जियां जरूर खिलाएं और उनको फिजिकल एक्टिविटी यानी कि एक्सरसाइज की तरफ प्रमोट करें ताकि उनकी इम्यूनिटी बेहतर रहेगी। तो एक तरफ तो आप ये कोशिश करेंगे कि संक्रमण घर के अंदर न लेके आए। दूसरी चीज, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाएं और तीसरी चीज, उनको तनाव से दूर रखें। उनको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि साइंटिफिकली सही नहीं है उससे दूर रखें। और बहुत सी बार हो सकता है कि साइंटिफिकली सही भी हो पर वो आपके घर में तनाव पैदा करती हो, तो ऐसी चीजें बच्चों को न बताएं। ठीक है, इन बातों का बहुत ध्यान रखना होगा। अब मेरा डॉक्टर सुमित से अगला सवाल है। डॉक्टर सुमित, किन बच्चों को कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा है? मैडम, कोरोना तो सबको होगा। फॉर्चुनेटली अभी तक जो हमने केसेस देखे हैं बच्चों में बहुत माइल्ड है। ऐसा कुछ नहीं है किसी बच्चे को खतरा ज्यादा है किसी को कम है। जो बच्चे क्रॉनिक इलनेस वाले हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, किडनी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो बच्चे डेफिनेटली एट रिस्क ज्यादा होते हैं कि उनको ज्यादा सीरियस होगी बीमारी। बट अदरवाइज ये ना बड़ी मिस्टीरियस वायरस है, तो इसका कोई पता नहीं है किस बच्चे को सीरियस करेगी किसको नहीं करेगी।
पहली बात। लेकिन अगर मैं बात करूं इस वेव की, फॉर्चुनेटली हमारे पास जो भी केसेस आए हैं बहुत ही माइल्ड हुए हैं। दैट इज अ वेरी फॉर्चुनेट पार्ट। एज अ पीडियाट्रिशियन मैं बहुत धन्य करता हूँ, भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि बच्चों में केसेस बहुत माइल्ड आए हैं। ठीक है डॉक्टर अशोक, एक दर्शक आपसे सवाल पूछ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अर्चना सिंह है। मैं मुरादाबाद से जीके पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मेरा सवाल है कि जो कोविड की थर्ड लहर की बात की जा रही है जो बच्चों के लिए हानिकारक है, तो हम पूछना चाहेंगे कि बच्चों को तो नॉर्मली खांसी, जुकाम, नज़ला होता ही है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कोविड के कोई लक्षण हैं या नॉर्मली जैसे खांसी, जुकाम, फ्लू या कुछ ऐसा है? ये है कि जो लक्षण जो कोविड को इंडिकेट करेंगे उसमें बहुत बदलाव आया है। पहले जो फर्स्ट वेव था उसमें हम केवल खांसी, जुकाम, बुखार, निमोनिया यही मान रहे थे और साथ ही इसलिए अगर आपने देखा होगा कि हमारे सारे रिकमेंडेशंस जो शुरू में आई हैं वो केवल खांसी, जुकाम, बुखार, निमोनिया और ऑक्सीजन जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको, ऑक्सीजन सैचुरेशन है उसको नापने के लिए सिखा रहे थे। अब क्या है कि जैसे ये सेकंड वेव आई है तो इसमें मुख्यतः पेट के लक्षण यानी कि पेट में दर्द होना या दस्त में खून आना या लिवर के लक्षण है जैसे पीलिया होना या बच्चों में हार्ट डिसऑर्डर स्पेशली जो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम देखने को मिल रहा है उसमें बच्चों में दिल में खराबी आना, ब्लड प्रेशर गिरना, बेहोशी आना या कभी कभी हेमरेजेस होना या कोएगुलोपैथी होना भी देखा जा रहा है। तो ये है कि आने वाले टाइम पे जो आएंगे लक्षण वो वेराइड हैं, इसलिए आप और पहली चीज दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इस फेज में देखने को मिल रही है अनएक्सप्लेन्ड फीवर, मतलब बच्चे के अंदर बुखार है और वो बुखार रुक ही नहीं रहा, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, उनके इन्वेस्टिगेशंस में भी कोई डेफिनेट पॉजिटिविटी नहीं आ रही है और इसलिए अगर लंबा बुखार चल रहा हो या बच्चे को बुखार के साथ ऐसे लक्षण हो जिसमें कि पेट में दर्द होने के साथ दस्त में खून आ रहा हो या पीलिया हो रहा हो या बेहोशी आ रही हो या सांस तेज चल रहा हो या हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हो या कहीं पे भी थक्का जमने के लक्षण आ रहे हो, तो इनमें से कोई भी लक्षण कोविड का हो सकता है और इसलिए आने वाले समय पर अगर जैसा हिस्ट्री चलेगी, खास तौर से अगर बच्चा किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया हो, ऐसे कोई लक्षण हो, तो आप उनको जरूर टेस्ट करवा के कंफर्म करें कि आपके बच्चे को कोविड है या नहीं है। ठीक है डॉक्टर सुमित, ये बताइए हल्के लक्षण वाले बच्चों का घर पर क्या इलाज है? अभी मैडम सबसे पहली बात जसप्रीत जी मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चों में जब एक्यूट फेज होता है तो हमें घबराना नहीं है। इन्फेक्शन हुआ, बच्चों में बहुत माइल्ड इन्फेक्शन है, सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम। बुखार है तो बुखार की दवाई, खांसी है तो खांसी की दवाई, उल्टी है तो उल्टी की दवाई, जैसे जो प्रॉब्लम आ रही है, लूज मोशन है लूज मोशन की दवाई। एक तो हो गया मेडिसिन का पार्ट पहला। दूसरा पार्ट आता है मैडम बच्चे की न्यूट्रिशन का ध्यान रखने का। सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी भी बीमारी में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज न्यूट्रिशन। आपकी जो इम्यूनिटी है, हम चाहते हैं रोबस्ट इम्यूनिटी, एक दिन में मल्टीविटामिन दे दें, जिंक दे दें, विटामिन सी दे दें, सब दे दें, दैट इज गोइंग टू बूस्ट आवर इम्यूनिटी? नो, हमारी इम्यूनिटी इज गोइंग टू बी बूस्टेड अप बाय आवर डाइट। जब इन्फेक्शन होती है हमारी बॉडी का यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी बढ़ जाता है, हमारी एक्चुअली कैलोरी रिक्वायरमेंट शुड बी हायर देन व्हाट वी ईट नॉर्मली। ऐसे ही बच्चों को जब इन्फेक्शन होती है, व्हाट वी रिकमेंड कि भाई आप खाना अच्छे से खाएं। एटलीस्ट मैं रूल ऑफ 3 हम बोलते हैं, रिकमेंड कर रहे हैं हमारे हॉस्पिटल में, या रिकमेंडिंग रूल ऑफ 3 कि बच्चों को 3 प्रकार के लिक्विड दें। ORS हो गया, नारियल पानी हो गया या सादा पानी, या जो भी बच्चा चाहे पिए। 3 तरह के हरी सब्जियां दें, 3 तरह के फल खिलाएं, और अगर बड़ा बच्चा है 4 साल से बड़ा बच्चा है तो 3 तरह के ड्राई फ्रूट खिलाएं। तो ये जो हमारे डाइट है, विटामिन सी हमें मिलता है, जिंक मिलता है, विटामिन सी मिलता है सिट्रस फ्रूट से, जिंक मिलता है, जिंक एंड अदर विटामिन फ्रॉम ड्राई फ्रूट्स। तो डाइट पे हम फोकस करते हैं, न्यूट्रिशन पे फोकस करते हैं। ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट जो है मैम जी, और डॉक्टर अशोक जी, डॉक्टर तरुण, अब डॉक्टर अशोक से हम जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर अशोक, अगर हल्के लक्षण वाले बच्चों को कैसा खाना देना चाहिए, जो डॉक्टर तरुण ने भी बताया, आप जरा बताइए कि क्या क्या डाइट में होना चाहिए? हल्के लक्षण में खाने में कोई मेजर बदलाव करने की जरूरत नहीं, केवल ये कि आप खाना ऐसा दें जो आसानी से पच सके। जैसे अब आप देखिए घर में, हमारे घर में कोई भी बीमार होता है
तो थोड़ा प्री कुक्ड वाला, जैसे खिचड़ी है, दलिया है, मतलब इसमें क्या प्री कुक्ड होने से आपका डाइजेस्ट करना आसान होता है। और साथ ही जो महत्वपूर्ण बात है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमको बच्चों को ताज़ा फल देने ज़रूरी है और ताज़ा सब्जियां देनी ज़रूरी है और हरी सब्जियां देनी ज़रूरी है, और वो सब ऐसा खाना होना चाहिए जो हमेशा ताज़ा बना हुआ हो। बाकी ऐसा कोई विशेष अलग से न्यूट्रिशन वाला कंपोनेंट नहीं है। बैलेंस डाइट देनी है आपको, जिसमें प्रोटीन भी होंगे, फैट भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा। तो एक बैलेंस डाइट देने की ज़रूरत है। ठीक है डॉक्टर सुमित, अहमदाबाद से कविता शर्मा का हमारे लिए आपके लिए सवाल है, जरा वो सवाल सुन लेते हैं। मेरा नाम कविता शर्मा है, मैं अहमदाबाद की रहने वाली हूँ। मेरा 14 साल का एक बेटा है। मैं डॉक्टर से सवाल है कि उसे कोरोना हुआ था, वो एसिम्प्टोमेटिक था। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अगर हमारा बच्चा एसिम्प्टोमेटिक है तो हमें एज सच कोई मेडिसिन। दूसरी चीज, फॉर्चुनेटली बहुत ही रेयर बच्चे ऐसे हैं जिनमें कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। आज हम पॉजिटिव हुए, हमें आज कुछ नहीं हुआ। आज से 2 से 4 हफ्ते के बाद हमारे बच्चे में कुछ सिम्टम्स आने की संभावना है, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हार्ट की परेशानी लगे, सांस फूलने लगे, बुखार चलता रहे लंबे समय तक, या कोई और परेशानी हो जो कि अनयूजुअल है, जो कि बच्चे में नॉर्मली नहीं देखी गई थी, कोई ब्रेन के सिम्टम्स हो। ऐसा कोई सिम्टम अगर कोविड पॉजिटिव होने के 2 से 4 या 3 महीने तक भी अगर सिम्टम आते हैं, दैट इज द टाइम जब हमें जाके अपने पीडियाट्रिशियन को मिलना चाहिए एंड वी शुड गेट आवर चाइल्ड इवैल्यूएटेड कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पोस्ट कोविड तो नहीं है कहीं बच्चों में, हमारे बच्चे को। ठीक है डॉक्टर अशोक, अगर कोरोना के लक्षण ना दिखे लेकिन टेस्ट पॉजिटिव हो तो फिर क्या करें? डॉक्टर अशोक, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है डॉक्टर अशोक तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर तरुण, मैं आपसे ये सवाल ले लेती हूं, माफ कीजिएगा डॉक्टर सुमित हैं, कोरोना के लक्षण ना दिखे लेकिन टेस्ट पॉजिटिव हो तो डॉक्टर सुमित क्या करना चाहिए? डॉक्टर सुमित, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है आवाज नहीं जा रही है। हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं डॉक्टर से, क्योंकि तीसरी लहर का खतरा बच्चों में सबसे ज्यादा है। ऐसे में क्या क्या तैयारी होनी चाहिए, बच्चों के माता पिता को क्या करना चाहिए, किस तरह की डाइट बच्चों को देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं लोगों के मन में और हमारे दर्शकों ने भी हमारे लिए बहुत सारे सवाल भेजे हैं। डॉक्टर सुमित, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी डॉक्टर सुमित, अगर कोरोना के लक्षण ना दिखे लेकिन टेस्ट पॉजिटिव हो तो फिर क्या करें? डॉक्टर सुमित, अभी नहीं आ रही है आवाज। मैं फिर से अपना क्वेश्चन दोहराती हूं, अगर कोरोना के लक्षण ना दिखे लेकिन टेस्ट पॉजिटिव हो फिर क्या करना चाहिए? लगता है आवाज नहीं जा पा रही है। डॉक्टर अशोक, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ, आप बोलिए साहब। जी डॉक्टर अशोक, सवाल मेरा यह है कि अगर कोरोना के लक्षण ना हो बच्चे में लेकिन टेस्ट पॉजिटिव हो तो फिर क्या करना चाहिए? टेस्ट में क्या होगा कि टेस्ट उस पर निर्भर करता है कौन से टेस्ट की बात कर रही है। एक तो होता है RT-PCR, एक होता है एंटीजन टेस्ट। अगर ये दोनों इनमें से कोई भी पॉजिटिव है तो ये इंडिकेट करता है कि आपके अंदर वायरस है, पर वायरस ने कोई भी बीमारी का लक्षण पैदा नहीं किया है। आप संक्रमण देने की क्षमता रखते हैं, तो आप इस समय आप अपने आप को आइसोलेट करें और दूसरे व्यक्ति से दूर रहें, और जब तक कि आपके संक्रमण नेगेटिव नहीं आ जाता है। तो ये डेफिनेटली है कि आप उस टाइम पे पॉजिटिव हो और आप इन्फेक्टिव हो और इन्फेक्शन ट्रांसमिट करने की संभावना रखते हो, तो आपको अवॉइड करना पड़ेगा, दूसरों से दूर रहना पड़ेगा। डॉक्टर सुमित, हमारे दर्शक बरेली और मुंबई से आपसे सवाल पूछ रहे हैं। मेरा नाम हरेंद्र चौधरी है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मेरे 11 साल और 7 साल के 2 बेटे हैं। जैसा बताया जा रहा है कि आने वाले समय में कोरोना की तीसरी लहर देखने को मिलेगी। और मेरा नाम फरहत नकवी है, मैं बरेली की रहने वाली हूँ। मेरी बेटी 14 साल की है। डॉक्टर साहब, ये जो मेरा सवाल ये है कि जो कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, इसमें हम अपने बच्चों को किस तरह सुरक्षित कर सकते हैं? हमें उनको क्या आहार देना चाहिए जिससे कि हमारे बच्चे इस कोरोना की तीसरी लहर से सुरक्षित रह सके? मेरे बेटे का नाम अनय श्रीवास्तव है और वो 8 साल का है। क्योंकि सभी को पता है कि अभी सबका फोकस थर्ड वेव पर है, जो कि बच्चों के लिए है,
तो मेरा डॉक्टर साहब से एक ही सवाल है अभी कि अभी से बच्चों के लिए किस तरीके से हमको प्रिपेयर करना चाहिए। सेकेंड थिंग, उनका डाइट किस हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि डाइट बहुत मेन रोल निभाता है किसी भी बीमारी के लिए। बहुत ही उत्तम सवाल है मैडम, ये सभी का लगभग एक ही सवाल है, अपने बच्चे को हम कैसे सुरक्षित रखें। यही सवाल मेरा भी अपने आप से होता है, बच्चों को कैसे बचाएं। तो सबसे पहली चीज मैडम, अपने बच्चों को मास्क पहनना सिखाएं। जो रिकमेंडेशंस हैं 12 साल से ऊपर मास्क, किसी भी बच्चे को 12 ईयर से ऊपर एज एडल्ट्स की तरह मास्क पहनना है, प्रेफरेबली N95। अगर N95 नहीं है तो डबल मास्क। पहली बात तो मास्क है सबसे जरूरी। दूसरा, बच्चों से बातें करें, उन्हें समझाएं कि भाई दूरी मेंटेन करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, भीड़ वाली जगह नहीं जाना है। वल्नरेबल एज है, बच्चों का मन करता है मैं यहाँ जाऊँ, स्विंग पे जाऊँ, झूले झूलूं, वीडियो गेम खेलूं, दोस्तों के साथ खेलूं, वो चीजें हमें अवॉइड करनी है, भीड़ वाली जगह अवॉइड करनी है। वी हैव टू टॉक टू देम, उनसे बात करके उनका ये दूर करना है कि बेटा ये अभी इस साल आपको बैठना पड़ेगा घर में, ना स्कूल जाना है ना कहीं सोशलाइजेशन के लिए जाना है। दूसरी चीज। तीसरी चीज मैडम, ये तो हो गए बचाव के। तीसरी चीज, घर से अननेसेसरी बाहर ना निकालें। देश में ब्लैक फंगस के बढ़ते खतरे के बीच एक और डराने वाली खबर सामने आ रही है, जिसमें कुछ ऐसे केस भी सामने आए हैं जिनमें उन लोगों को भी ब्लैक फंगस हो गया जिनको स्टेरॉइड ही नहीं दिया गया। जबकि कुछ मामले तो ऐसे भी सामने आए जिनमें मरीजों की छोटी आंत में ब्लैक फंगस मिलने से अब डॉक्टरों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। दो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली के श्री गंगाराम अस्पताल की है। सर गंगाराम अस्पताल में भी 2 मरीज मिले छोटी आंत में जिनके ब्लैक फंगस पाया गया। जबकि दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के रीवा की है। यहां एक आदमी में ब्लैक फंगस के लक्षण मिले जिससे स्टेरॉइड ही नहीं दिया गया। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ब्लैक फंगस के 2 अनोखे मामले सामने आए। इसके बाद बीमारी ने अब लोगों की चिंताएं और बढ़ा दी। डॉक्टर ने बताया कि इन दोनों मरीजों की छोटी आंत में ब्लैक फंगस पाया गया, जबकि उनके आंख, नाक और दिमाग पर इसका कोई असर दिखाई नहीं दिया। हालांकि ये दोनों ही मरीज कोरोना से पीड़ित थे, लेकिन इन दोनों को स्टेरॉइड भी नहीं दिया गया। इनकी छोटी आंत में ब्लैक फंगस मिलने से अब डॉक्टरों की भी मुश्किलें बढ़ गई है और इन्हें ने अब इस केस को दुर्लभ केस बताया है। इन दोनों केसेस के अंदर रेयर चीज़ें ये हैं, एक तो ये दोनों पेशेंट्स कोविड के थे और इन दोनों को डायबिटीज़ थी। इनमें से एक मरीज को स्टेरॉइड नहीं मिले, जो कि हम बहुत कॉमनली बोल रहे हैं स्टेरॉइड्स की वजह से म्यूकोर हो रहा है। इन दोनों मरीजों में नाक का, आँख का या ब्रेन का म्यूकोर नहीं मिला, केवल इंटेस्टाइनल म्यूकोर मिला, जो कि बहुत अपने आप में एक और रेयर चीज़ है। तीसरी चीज़, इंटेस्टाइनल म्यूकोर अक्सर पेट यानी स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत को अफेक्ट करता है, लेकिन इन केसेस में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का अफेक्ट देखा इन्वॉल्वमेंट। एक और केस मध्य प्रदेश से सामने आया। रीवा में ब्लैक फंगस के मामले में अब यहां लोगों की चिंता बढ़ रही है। जिस आदमी को ये ब्लैक फंगस की बीमारी हुई उसे कोरोना के लक्षण भी नहीं थे, ना ही उसे स्टेरॉइड का कोई इंजेक्शन दिया गया। ऐसे में इन लोगों में अब ब्लैक फंगस मिलने से डॉक्टरों की भी चिंता बढ़ गई है। डॉक्टर अब इस मरीज की जांच पड़ताल कर ये पता लगाने में जुटे हैं कि आखिर इस आदमी को ब्लैक फंगस की बीमारी कैसे हुई, ताकि दूसरे लोगों को समय रहते सावधान किया जा सके। अभी हमारे यहाँ पर जो पेशेंट करीब 22 भर्ती है और उसमें अधिकतर में जो पेशेंट हमारे कोविड के थे उन लोगों में और जो पोस्ट कोविड थे उन लोगों में ये देखने में आया है। और कई बार हम लोगों ने जो जब देखे हैं वार्डों में, जब कोविड का समय नहीं था तो वो पेशेंट जो डायबिटिक की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, जैसे डायबिटिक कीटोसिडोसिस, उस दौरान फिर हम लोगों को देखने में ये मिलते हैं। महाराष्ट्र में भी ब्लैक फंगस का दायरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब तक ब्लैक फंगस के 1500 मरीज सामने आ चुके हैं महाराष्ट्र में, जबकि इस बीमारी ने अब तक राज्य में 90 लोगों की जान ले ली। अकेले मुंबई शहर में ही 115 लोग ब्लैक फंगस के शिकार हैं। इनका इलाज सायन, नायर, कूपर और केईएम अस्पताल में चल रहा है। मुंबई के अलावा पुणे, नासिक और नागपुर में भी ब्लैक फंगस की वजह से परेशानी बढ़ गई है। देश में अब तक सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के केस महाराष्ट्र से ही सामने आए। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते ब्लैक फंगस के मामलों के बीच अब मुंबई शहर के पालक मंत्री असलम शेख ने दावा किया है कि सरकार लगातार लोगों की मदद के लिए कोशिश कर रही है। कोरोना की तीसरी लहर और ब्लैक फंगस के मामले से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार की क्या तैयारी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री असलम शेख। सर,
सर, सबसे पहले तीसरी लहर आने का जो अंदेशा जताया जा रहा है कि जुलाई अगस्त में आएगी, बच्चों पर ज़्यादा असर होगा, उसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार की क्या तैयारी है, किस तरह से निपटने का इंतजाम किया जा रहा है? देखिए, जो हमारी टास्क फोर्स है, WHO है, ICMR है, सबने कहा था कि फेज 1 होगा, फेज 2 होगा, फेज 3 भी होगा और ये फेज 4 भी होगा अगर हमने वैक्सीनेशन जो है केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया, या तो खुद वो वैक्सीनेशन ले और राज्य को दे, या वो खुला कर दे ताकि राज्य अपने हिसाब से जो है वो जो वैक्सीनेशन निकली है दुनिया भर में उनसे खरीद ले, नहीं तो इस तरीके से बढ़ता रहेगा। अहम सवाल सर ये है, क्योंकि ब्लैक फंगस के केसेज में भी देखें तो महाराष्ट्र में 1500 से ज़्यादा केसेज आ चुके हैं, देश में टॉप पर है। महाराष्ट्र सरकार के लिए 2 चुनौती है, एक तो कोरोना की तीसरी लहर, दूसरा ब्लैक फंगस। महाराष्ट्र सरकार ने यह भी कहा कि हम महात्मा ज्योतिबा फूले आरोग्य योजना के तहत लोगों का मुफ्त में उपचार करेंगे, लेकिन अभी जो केसेस सामने आ रहे हैं उससे निपटने के लिए क्या अलग वार्ड बनाए जाएंगे? जो मरीज आ रहे हैं उन्हें अलग वार्ड में रखा जाएगा? नहीं, देखिए, जो इस तरीके के केसेस आ रहे हैं उसकी तादाद अब इतनी ज़्यादा महाराष्ट्र की साइज को देखते हुए नहीं हुई है। जैसे मुंबई में कुछ आ गए होंगे, कुछ थाना में आ गए होंगे, कुछ अलग अलग कोल्हापुर और इस तरीके से आए हैं, तो बिखरे हुए हैं। लेकिन जब ऐसे लगेगा, अभी वो टास्क फोर्स हमारी जो बैठी है, जो एक्सपीरियंस डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर्स को लेके जो बनाए हैं, उनका रिकमेंड लेंगे, क्योंकि वो ही सही तरीके से बता सकते हैं, हम लोग के साथ बैठ के चर्चा कर सकते हैं, ना कि किसी की बात सुने आए हैं और टेलीविजन में कुछ भी हम बोल दें। वो अब देख रहे हैं कि पिछली बार से फेल ही होते आ रहे हैं। केंद्र सरकार के कभी जो हेल्थ मिनिस्टर आके बोलते हैं, कभी पंतप्रधान जी जो बोलते हैं, वो कहीं भी कॉन्क्रीट नहीं हो रहा है। उत्तराखंड के रुड़की में भी ब्लैक फंगस का एक केस सामने आया है और इसके बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। वहां सिविल अस्पताल में एक महिला में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। इसके बाद महिला को ऋषिकेश एम्स भेज दिया गया है। महिला है एक, उनका अनकंट्रोल डायबिटीज करके हमारे पास उनके परिजन लेकर आए थे। उसको कोविड पॉजिटिव भी है, निमोनाइटिस भी है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ की शिकायत थी उसको। 550 से ऊपर उसका शुगर जा रहा है। उसमें ब्लैक फंगस का केस जो है, ये हमारे पास पहला केस है जो SDH रुड़की में हमारे पास आया है इमरजेंसी में। इसके उपचार के लिए अभी इसका उपचार जो है लोकल अस्पताल में कहीं पर चल रहा था। अभी हमारे पास ये आज आए हैं, हमने हायर सेंटर के लिए इनको रेफर किया है एम्स ऋषिकेश में। उत्तर प्रदेश में भी ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता जा रहा है। अलीगढ़ में ब्लैक फंगस के करीब 6 मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने दवाओं के इंतजाम करने तेज कर दिए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि फिलहाल जिन अस्पतालों में ये मरीज भर्ती हैं वहां इंजेक्शन दे दिए गए और आगे के इंतजाम के लिए प्रशासन और इंजेक्शन देने की मांग कर रहा है ताकि किसी भी हालात से निपटने की तैयारी पूरी की जा सके। ब्लैक फंगस के केसेस की हालांकि इक्का दुक्का सूचनाएं भी आनी शुरू हो गई हैं और 3-4 केस शायद वहाँ मेडिकल कॉलेज में भी है। अभी हमें जो है 20 इंजेक्शंस एम्फोटेरिसिन भी मिले थे जो हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज के लिए ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अभी भी मैं वहीं लखनऊ बात करने की कोशिश कर रहा था कि वहाँ पे अगर और स्टॉक अवेलेबल हो तो हमें कुछ मिल जाए। तो अभी तो हमारे पास एम्फोटेरिसिन भी तो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है और बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि शासन से हमें कुछ और अगर दवाई मिल जाती है तो फिर हम प्रोवाइड करवा दें। छत्तीसगढ़ सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के 102 मामले सामने आए और एक आदमी की इससे मौत भी हुई है और इसके बाद राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया। छत्तीसगढ़ में एक दिन में कोरोना के 4000 से ज़्यादा मामले सामने आए और 103 लोगों की छत्तीसगढ़ में मौत भी हुई है और एक ही दिन में 9631 लोग पूरे छत्तीसगढ़ में ठीक भी हुए। दिल्ली पुलिस ने कोरोना की तीसरी लहर के निपटने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी और इसके लिए पुलिस की ओर से आरोग्य दूत तैयार किए जा रहे हैं ताकि इमरजेंसी के वक्त उनकी मदद दूसरों के लिए ली जा सके। और दिल्ली पुलिस ने ACB पैथ लैब के साथ मिलकर के पहले बैच में 55 युवाओं को चुन लिया है जिनमें 25 से ज़्यादा लड़कियां शामिल हैं। टीम में शामिल सभी लोगों को मेडिकल की बेसिक ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि वो इमरजेंसी होने पर मरीजों की देखभाल कर सकें, उनकी मदद कर सकें। आरोग्य दूत को तैयार करने के लिए पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने आदेश दिया और स्पेशल कमिश्नर देवेश श्रीवास्तव ने इसकी पहल शुरू की। इसकी शुरुआत राजधानी में अशोक विहार से की गई है जहां पर टीम में शामिल सभी 55 लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। करीब 1 हफ्ते तक इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जरूरत पड़ने पर इन आरोग्य दूतों को अलग अलग जगहों पर तैनात भी किया जाएगा। कई सारा हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में
और होम केयर का नर्सिंग के लिए कई सारे डिमांड्स आ रही हैं, उसको रीस्किलिंग तौर पे हम ये युवा स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके हम स्किल्स डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये जो नर्सिंग असिस्टेंट्स बोलते हैं और फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स का जो स्किल डेवलपमेंट है वो उनको ट्रेनिंग के तौर पे दिया जा रहा है। हमने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है आज यहाँ पे आके, कि हम लोगों को कैसे लोगों की सेवा करनी है। बहुत सी चीज़ें हमने ये नई चीज़ें सीखी है कि मास्क को कैसे हम कवर करें। मैं ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में बताया गया कि ऑक्सीजन सिलेंडर को कैसे यूज़ करते हैं और कैसे उसको लगाते हैं और चेक किस तरीके से किया जाता है किसी पेशेंट को।